हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राज राज कॉमिक्स की तरफ से नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का ये राज कॉमिक्स आदमखोरों का स्वर्ग। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूँ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सन 1944 का दहकता हुआ साल, द्वितीय विश्व युद्ध जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, अरब सागर में एक छोटे से द्वीप के घने दुर्गम जंगलों के बीचों बीच बना एक आधुनिक प्रयोगशाला में एक अनोखा प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ ने एक पट्टा बांधा, एक बटन दबा और पूरी प्रयोगशाला में लगी सभी मशीनें सक्रिय हो गईं। सूर्य की किरणें एक खास स्थान पर केंद्रित हुईं और प्रयोग सफल हो गया। मैं सफल हो गया। अब महामहिम को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने प्रयोग में पिछले 8 सालों से इतना मशगूल रहा हूँ कि मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। आज मैं सालों बाद रेडियो पर समाचार सुनने जा रहा हूँ। क्लिक खर पट खिर पिप 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 पिप। समाचार है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। जर्मनी नाजी के वरिष्ठ कमांडो ने भी इस समाचार की पुष्टि की है। ताजा तड़ाक। हिटलर महामहिम ने आत्महत्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बेईमान उजाड़ द्वीप पर मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल गई। अब मेरा यह आविष्कार किस काम का। महामहिम हिटलर ने मुझ जैसे नाचीज जर्मन वैज्ञानिक पर भरोसा किया और मैंने सफलता पाने में देर कर दी, बहुत देर। अब मेरी ज़िंदगी का भी वही कोई काम नहीं। अब मैं भी वही राह चुनूंगा जो महामहिम हिटलर ने चुनी है। आक खच। चाकू का लंबा, नुकीला और घातक फल पेट में दूर तक घुसता चला गया और बाकी बची एक लाश, एक अनाम जर्मन वैज्ञानिक की, जिसके आविष्कार में दुनिया को हिला सकने की ताकत थी। समय बीता हुआ द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया, भारत का एक अभिन्न अंग। और वह प्रयोगशाला घने और बीहड़ जंगलों का एक अभिन्न अंग बन गई, पेड़ों और लताओं से ढकी हुई दुनिया की नज़रों से ओझल। और उसके साथ ही दफन हो गया उस अनाम वैज्ञानिक का आश्चर्यजनक रहस्य, परंतु हमेशा के लिए नहीं। समय रात के 12:15। स्थान रीगल सिनेमा। फिल्म किंग कॉन्ग का आखिरी शो अभी अभी ख़त्म हुआ है। हाउसफुल शो की भीड़ धीरे धीरे धुंध में गायब होनी शुरू हो गई। सच मदन, मुझे तो फिल्म देखकर एक दहशत सी हो गई। पागल हो तुम, ऐसा असलियत में कभी हो ही नहीं सकता। 60 फुट का गोरिल्ला। खैर, धुंध भी घिर रही है और तुम्हें डर भी लग रहा है। चलो मैं तुमको हॉस्टल तक छोड़ आता हूँ। अरे, आधे घंटे का पैदल का ही तो रास्ता है। और आधे घंटे बाद जब मदन शीला को हॉस्टल छोड़कर लौटा, बाय मदन बाय शीला, तो लगभग 1 बज रहा था। धुंध और गहरी हो गई थी। हा हा हा। अगर इस वक्त मुझको किंग कॉन्ग जैसा कोई अजीब प्राणी मिल जाए तो। मदन इसी उधेड़बुन में चलता रहा। तभी गहरी धुंध को भेदती एक आवाज़ मदन के कानों से आ टकराई। मुझसे काम चलेगा? कर हैं? कौन? और उस आवाज़ के मालिक की एक झलक मदन का खून जमा देने के लिए काफ़ी था। उसके सामने जो कुछ भी खड़ा था उसको शब्दों में बयां करना असंभव था। किसी का खून पिए मुद्दत हो गई, इसलिए मुझको गढ़ का कानून तोड़कर यहाँ आना पड़ा। आगे मदन सुन नहीं सका। अजीब प्राणी से मिलने का उसका सारा जोश ठंडा हो चुका था। वो मुड़ा और बहुत तेज़ गति से भागा, लेकिन धुंध के कारण वह ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया क्योंकि उसकी नज़र उस केले के छिलके पर पड़ी ही नहीं। और खौफनाक कदमों की आहटें धीरे धीरे असहाय मदन के पास आकर रुक गईं। नुकीले पंजे मदन की गर्दन में गड़ने लगे और गर्म गर्म सांसें उससे मुंह से टकराने लगी। धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी। मौत के कदमों की आहट पास आती जा रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। धड़ 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 धड़। कोई आ रहा है। खैर, आने दो, मैं उससे भी नहीं मट लूँगा।
वह अपने बेहोश शिकार को छोड़कर पलटा और तभी तेज रोशनी में उसका पूरा शरीर नहा गया। परंतु भेड़िया मानव यह नहीं जानता था कि इस वक्त शहर में एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता है और वह है धड़ 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 सुपर कमांडो ध्रुव। मानव जैसा भेड़िया या भेड़िया जैसा मानव? ध्रुव ने पल भर में निर्णय ले लिया और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 पर पहुंच गई। इतनी तेज गति की मोटरसाइकिल से टकराने का परिणाम हमेशा ही घातक सिद्ध होता है। आई धड़! हवा में उड़ता हुआ भेड़िया मानव का शरीर पीछे दीवार से जा भिड़ा। धम! परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक। ध्रुव समझ गया कि उसका सामना किसी असामान्य प्राणी से है। वह सामने से लपटते भेड़िए मानव से बचने के लिए तेजी से एक तरफ हटा, लेकिन भेड़िया मानव ध्रुव की आशा से अधिक फुर्तीला था और ध्रुव को एक जोरदार का पंच लगा और उसे समझते देर न लगी कि मैं ताकत में इससे नहीं जीत सकता। भेड़िया मानव दोबारा ध्रुव की तरफ बढ़ा। अगले ही पल ध्रुव का बदन रबड़ के गुड्डे की तरह मुड़ा और ध्रुव ने पूरी ताकत के साथ भेड़िया मानव को ऊपर की तरफ उछाल दिया। इसलिए अब अक्ल से काम लेना पड़ेगा। ऊपर हाई वोल्टेज के बिजली के नंगे तारों से उसका शरीर टकराया। वह जमीन पर आ गिरा। उसकी खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और आश्चर्यजनक गति से एक तरफ भागा। इसका पीछा तो मैं मोटरसाइकिल से ही कर पाऊंगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपने शिकार के पीछे भागी। यह तो समुद्र की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बरकरार रही क्योंकि भेड़िया मानव की रफ्तार बहुत तेज थी। आश्चर्य, यह चीज़ आखिर है क्या? मेरा समय खत्म हम हो रहा है। इसको पकड़ना जरूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। ख्यालों में डूबे ध्रुव की गाड़ी तेजी से मोड़ पर मुड़ी और तभी एक पंजा उसके गर्दन पे आ टकराया। चोट करारी थी। ध्रुव तुरंत बेहोश हो गया। आवाज़ सुन आगे भाग रहे भेड़िया मानव पलटा आप, और उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट कर रह गई क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। हाँ, मैं कमीने, इसने हमारा कानून तोड़ा है। जगुआर, तुम इसकी गर्दन तोड़ दो। बिना एक पल गवाए एक शिकंजा भेड़िया मानव के गर्दन पर कस गया। एक झटका लगा, कड़ाक, और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। एक आकृति ने झुककर लाश के बाएं हाथ से एक पट्टा खोला और भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ मानव रह गया। वे दोनों भयानक आकृति समुद्र की तरफ बढ़ चली। अगली सुबह और डैडी फिर मैं बेहोश हो गया। भेड़िया जैसा प्राणी, मोटरसाइकिल की टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्टेज बिजली का भी खास असर नहीं। पर मुझको तुम्हारा पूरा यकीन है। मैं तुमको सही व्यक्ति से मिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। ध्रुव का ख्याल सही था। गवाह था लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप जहाँ पर नरसिंह की जय। सेवकों, जानू खान की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वह वक्त नहीं आया कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि इस द्वीप से पहले हम देश पर, महाद्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सके। और इस नेक काम में जो भी हमारी राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। काफ़ी खून भरे आंखें थी उस शेर की, लेकिन ध्रुव ने अपना अभियान आरंभ कर दिया था। यहीं पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी और ये रहे पंजों के निशान। यानी मैंने कोई सपना नहीं देखा। लेकिन यह क्या, शेर के पंजे के निशान और भेड़ियों के निशान गायब। 2 जोड़ी निशान और भी हैं। तो क्या भेड़िया शेर बन गया? ओफ, मैं भी कैसी पागल जैसी बातें सोच रहा हूँ। परंतु कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि ये दोनों जोड़ी निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ध्रुव तट तक पहुंचा और सबसे पहले जिस चीज़ पर उसकी नज़र पड़ी वह थी समुद्र के खारे पानी में डूबती उतरती एक लाश। ध्रुव तुरंत लाश को बाहर खींच लाया, परंतु एक और आश्चर्यजनक उसका इंतजार कर रहा था। अरे,
इसके बदन पर तो वही पोशाक है जो कल भेड़िया मानव के शरीर पर थी। यानी नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लाश को पलटकर और उसकी शंकाएं और बढ़ गई। इसकी पीठ पर जले के 3 निशान हैं, जैसे बिजली के तारों से जला हो। परेशान ध्रुव ने अपने पास के बूथ से पुलिस को फ़ोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसकी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा के बाद ध्रुव की कमांडो फोर्स के तीनों कैडेट अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे थे। कड़ाक तड़ाक। कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों की अपनी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, मेरी तरफ से बधाई। तुम तीनों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम लोग यहीं आकर मुझे रिपोर्ट करोगे। डिसमिस। धन्यवाद कैप्टन। शाम घिरने लगी थी। ध्रुव ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह अपने दिमाग में घुमरते प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए धड़ 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 सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसने सुबह हुआ रहस्यमय लाश बरामद की थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस तरह के आश्चर्यजनक प्राणी शहर में पहले कभी नहीं देखे गए। वे अवश्य ही समुद्र की तरफ से आए होंगे। इस तट से सबसे पास का द्वीप भी 500 किलोमीटर दूर है। वे नाव से तो नहीं आ सकते। बड़े जहाज से आने का खतरा वे उठा नहीं सकते। अब सिर्फ एक चीज़ बचती है, मोटर बोट। वे जानवरनुमा प्राणी अवश्य किसी मोटर बोट से आएंगे, शक्तिशाली और बड़ी मोटर बोट। तभी ध्रुव का ध्यान किनारे की तरफ आती एक नाव ने भंग कर दिया। ये कौन आ रहा है? ओह, शायद कुछ मछुआरे मछली पकड़ कर लौट रहे हैं। ध्रुव का ख्याल सही था। वाह, शायद इनसे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उनको ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ी। हाँ साहब, कल रात हम लोग लगभग 2 बजे के एक मोटर बोट को हमने दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते देखा था, पर साहब कोई जानवर सा आदमी हमने नहीं देखा। ध्रुव इतने से ही पूर्ण संतुष्ट था। चलो, मेरा एक ख्याल तो सही साबित हुआ। यानी हत्या के वक्त के आसपास ही यहाँ से एक मोटर बोट समुद्र में गई है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और फिर इस तट से दक्षिण पश्चिम दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप ही एक ऐसी जगह है जहाँ तक मोटर बोट से जाना संभव है। और इसमें सिर्फ एक ही द्वीप ऐसा है जिस पर घने जंगल और आबादी ना के बराबर है। यह द्वीप नागू उन प्राणियों के छिपने का सबसे उपयुक्त और संभावित स्थान हो सकता है। तुम तो जानते ही हो कि हमारे यह सारे द्वीप हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, और अगर तुम्हारा शक सही हो तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। ध्रुव इस वक्त गवर्नर ऑफिस में बैठा हुआ था। हाँ श्रीमान, उस खतरनाक प्राणी की गर्दन तोड़कर मार डालने वाले भी उसी प्रकार के प्राणी होने चाहिए। यानी हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक संगठन से है। देखो ध्रुव, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बातों का पूरा यकीन है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह बेपैर की बात लग सकती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को यह मामला देने से पहले हमको कुछ ठोस सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इसके लिए मेरे पास तुमसे बेहतर आदमी और कोई नहीं है। धन्यवाद श्रीमान, यह केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। और ध्रुव जब कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से चमक रहा था, यह जानते हुए भी कि इस केस की छानबीन की कीमत उसकी मौत भी हो सकती है। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर, इन घने जंगलों पर उड़ाना ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागू द्वीप के जंगलों में इंसान तो क्या जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल सर्तिया यहीं पर होगी मिस्टर भंडारी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं पर थी। नर्सी स्वामी, जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या? वह जरूर हमारी टोह लेने आया होगा। यह सब जानू खां की गलती का नतीजा है। खैर तुम जाओ, मैं देख लूँगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों की हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत को इंतजार करते पाया। आपको एसीपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर में बुलाया है। पुलिस हेडक्वार्टर में। यह केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता मैं किसी छानबीन की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? हमारा विभाग वैसे ही काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है, परी कथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट।
निराश ध्रुव बाहर निकला। यानी अब मुझको एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने होंगे, और यह काम मुझको अकेले ही करना है, एकदम अकेले। अरे ध्रुव यहाँ पर। तभी एक साया उभरा। वह टैक्सी, उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। और वो ध्रुव के पीछे लग गया। लगभग 15 मिनट बाद। तो यहाँ पर रुका है ध्रुव।